हेलो दोस्तों, तो कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हमने केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट कर दी थी और हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो चैप्टर 1 विलियन है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो विलियन चैप्टर की अगर बात करें तो विलियन चैप्टर में हमने क्या क्या इससे पहले पढ़ लिया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, विलियन का जो मेन इंट्रोडक्शन है, जैसे विलियन क्या होते हैं, विलियन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, और भी जितनी बेसिक बेसिक बातें थी, अणुभार निकालना हो गया, मोलों की संख्या निकालना हो गया, वो सब हमने इसके पहले वाले वीडियो पे बात कर ली थी। आज का जो वीडियो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले विलयन की सांद्रता को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, कौन कौन से टाइप है, जैसे मोलरता निकालना, मोललता निकालना, मोलंस निकालना। ठीक है, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो पे मोलरता, मोललता और मोलंस की बात करेंगे। क्या होती है इनकी परिभाषा, क्या होता है इनका फॉर्मूला और कैसे लगते हैं इनके सवाल। ठीक है, सबकी बात करेंगे। और देखो, आपसे कहा था ना, तैयारी ऐसी होगी जिससे आपको बाहरी किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। मस्त तैयारी होगी आपकी केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। इसके पहले फिजिक्स की वीडियो आ चुकी है, जिसने नहीं देखी चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और थोड़ा सा ये कलर अलर पे ध्यान न देना, ठीक है, क्योंकि होली थी, आप सबको पता है। ठीक है, तो इस वजह से कलर थोड़ा खेला गया, जिसकी वजह से लग गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग विलियन चैप्टर को। ठीक है, विलियन सॉल्यूशन चैप्टर को। तो देखो, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, हमने इसके पहले मेन मेन चीजें पढ़ा दी थी। आपसे कह रहे बेसिक चीजें समझ लेना, जैसे अणुभार निकालना, मोलों की संख्या निकालना, वो वाले वीडियो से जाके देख लेना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में विलियनों की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो बात करें विलियनों की सांद्रता का वर्णन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से वो प्रकार है उनको समझते हैं। देखो, पहला टाइप जो है वो है मोलरता। मोलरता से हम विलियनों की सांद्रता को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करें मोलरता होती क्या है। ठीक है, मोलरता को इंग्लिश में सबसे पहले बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मोलरता को क्या बोलते हैं, मोलारिटी। अब बात ये आती भैया कि ये मोलरता है क्या चीज। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और बता दे, जो नए छात्र अगर ना पता हो, कि हम लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोग पूछने लगते हैं किस बोर्ड की भैया तैयारी करा रहे हो, तो यूपी बोर्ड की तैयारी चल रही है। और आपका एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उससे तैयारी चल रही है। ठीक है, एनसीईआरटी क्योंकि सभी जगह चलती है, तो इसलिए एनसीईआरटी से तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले, मोलरता। मोलरता क्या होती, तो मोलरता समझने के लिए देखो, मान लो आपके पास, ठीक है, इस टाइप से एक पात्र है। एकदम आसानी से समझेंगे, रटना कुछ नहीं, बस ध्यान से समझो। मान लो इस टाइप से आपके पास कोई पात्र है, उसमें क्या भरा है, एक विलियन भरा हुआ है। विलियन हमने बता दिया था क्या होता है विलियन। दो मान लो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, विलियन बोला जाता है। जैसे चीनी प्लस पानी का घोल या नमक प्लस पानी का घोल एक प्रकार का क्या है, विलियन का उदाहरण है। ठीक है, तो एक मान लो हमारे पास विलियन है, जिसका मान लेते हैं आयतन क्या है, 1 लीटर। ध्यान से समझना, 1 लीटर मान लो हमारे पास क्या है, विलियन, किसी भी चीज का हो सकता है। 1 लीटर हमारे पास विलियन है। ठीक है, ध्यान से समझना, एक पात्र में हमारे पास मान लो 1 लीटर विलियन है। अब अगर इस 1 लीटर विलियन में हम कितने मोल विलेट, एकदम समझाने के लिए पूरा शब्द लिखे दे रहे, कितने मोल विले घोले। ठीक है, विलेय समझते हो ना, हमने बताया था विलियन में 2 घटक होते हैं या 2 अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय वह पदार्थ होता है जो विलियन में कम मात्रा में होता है, और विलायक वह पदार्थ होता है जो विलियन में अधिक मात्रा में होता है। इतना सबको पता है। तो आपसे हमने कहा मोलरता समझाने के लिए कि मान लो आपका कोई विलियन है जिसका आयतन 1 लीटर है, मतलब 1 लीटर का विलियन है, उसमें कितने मोल विलेय घुले हुए, ये कौन बताता है, मोलरता बताती है। 1 लीटर विलियन में कितने मोल विलेय घुले हुए हैं, ये कौन बताता है, मोलरता, मोलारिटी बताती है। अगर परिभाषा लिखना चाहो तो यहीं से लिख सकते हो कि किसी विलियन के 1 लीटर में, ध्यान से समझना, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मतलब कितने मोल विलेय घुले हैं, उसी की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। परिभाषा समझना, किसी विलियन के आपसे कहना भाई रटना कुछ नहीं पड़ेगा, बस ध्यान समझो। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता बोलते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कुछ भी रटना नहीं भाई साहब, बस थोड़ा सा आप समय दो। ठीक है, मोलरता कहते
है। ठीक है, इस टाइप से आपको परिभाषा बन गई कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मतलब कितने मोल विलेय उसमें खुले हुए हैं, उन्हीं विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग बोलते हैं मोलरता। तो परिभाषा है ये। ठीक है, और याद रखना इस मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम के द्वारा दर्शाया जाता है या एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब अगर बात करें मोलरता का सूत्र, तो मोलरता का सूत्र भी इसी परिभाषा से बन जाता है। कैसे, देखो, मोलरता बराबर सूत्र। ठीक है, मोलरता की परिभाषा क्या बताएगी, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोल, तो ऊपर आपको यहाँ पे देखो बटे में होगा सूत्र, यहां से रखना विलेय के मोलों को, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में विलयन का आयतन 1 लीटर। ठीक है, या विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, क्या लिख दोगे, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है। आपसे कहा ना भाई कुछ नहीं रटना यार, सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सा फॉर्मूला, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब यहां से आप अगर विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र जानते हो, मोलों की संख्या का सूत्र हमने बताया था विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। तो यहां से सूत्र बन सकता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ये होता है मोलों की संख्या का सूत्र। ठीक है, विलेय का भार विलेय का अणुभार बटे में, और अणुभार निकालना हमने उस वीडियो पे ट्रिक से सिखा दिया था, इसलिए कह रहे हैं वो वीडियो देख लेना, क्योंकि पहली क्लास पे हमने क्या बताया था, सारे बेसिक क्लियर किए थे, उसको देख लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इंटू ये आपका बटे में था तो ये गुणे में हो जाएगा इसके साथ, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इस टाइप से। तो एक सूत्र ये भी आ गया। ठीक है, मोलरता का एक सूत्र ये भी आ गया मोलरता का। ठीक है, मोलरता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा विलेय के मोलों की संख्या का ये सूत्र रखा गया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो अब देखना यहाँ पे कहीं कहीं जैसे सवाल अब हम लोग आगे लगाएंगे ना न्यूमेरिकल को, तो वहां पे कहीं पे हमें विलयन का आयतन लीटर पे मिल सकता है, कहीं पे मिलीलीटर पे मिल सकता है। तो जब आयतन हमें मिलीलीटर में मिले तो उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है, इस टाइप से कुछ, मोलरता बराबर, तब फॉर्मूला क्या हो जाता है, विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणुभार, अपॉन में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू ये जो विलयन का आयतन लीटर में, अगर कहीं पे सवाल पे मान लो हमें मिलीलीटर पे दिया गया, अगर सवाल पे हमें मिलीलीटर पे दिया गया तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे आयतन मिलीलीटर पे रखेंगे और ऊपर कर देंगे 1000 का गुणा, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, किसी भी सवाल पे आयतन अगर मिलीलीटर पे आपको दिया जाता है तब मोलरता निकालने को कहता है, तो फॉर्मूला ये लगाना है, मोलरता बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बट्टे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, जब ये सवाल पे डिपेंड करेगा, अगर सवाल पे आयतन लीटर पे दिया जाता है और मोलरता पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अगर आयतन मिलीलीटर पे दिया जाता है तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लीटर की जगह मिलीलीटर में रखना, ऊपर 1000 का गुणा, बस सेम सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे मान लेते हैं, मानो यहां से मानते हैं, माना विलेय का भार, विलेय के भार को मान लेते W, विलेय का भार मान लो स्मॉल w है। ठीक है, और यहाँ पे विलेय के अणुभार को मान लेते हैं, विलेय का अणुभार जो है उसे मान लेते हैं स्मॉल m, तथा ये जो विलयन का आयतन इसे v मान लेते हैं, तथा विलयन का आयतन v है तब। ठीक है, हमने क्या लिखा, माना ये जो विलेय का भार इसे स्मॉल w मान ले, विलेय के अणुभार को स्मॉल m मान ले, विलयन के आयतन को v मान ले, तब सूत्र मोलरता का क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे हम आगे लिख रहे हैं, देखो। ठीक है,
क्योंकि नीचे जगह नहीं बची। देखो मोलरता को हमने बताया किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। तो m बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर सूत्र हो जाएगा, देखो विलेय का भार क्या है w, विलेय का अणुभार क्या है m, तो यहां से क्या हो जाएगा स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इनटू आयतन, विलियन का आयतन हमने क्या माना है v में, तो v हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर हो जाएगा क्या 1000 का गुणा। तो ये आपके पास सूत्र आ जाएगा, ये सूत्र याद रखना, कैपिटल एम बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, तो ये है मोलरता का सूत्र। ठीक है, सिंपल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सारी वैल्यू बस रख दी, विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलयन का आयतन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस समझ लो। स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का अणुभार है, v जो है विलयन का आयतन है, और कैपिटल M क्या है मोलरता है। ठीक है, इतना बस आपको यहाँ पे समझ के रखना है। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती, मात्रक, मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, मोलरता का मात्रक भी एकदम आसान है। मोलरता के अगर मात्रक की बात करें, मात्रक आप कहां से निकाल सकते हो, देखो मात्रक इस सूत्र से निकाल सकते हो, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ऊपर क्या है मोलों की संख्या, नीचे क्या है आयतन, तो आयतन किसमें लीटर में, तो यहां से मात्रक हो जाएगा मोल बटा लीटर। ठीक है, यहां से मात्रक हो जाएगा मोल बटा लीटर या मोल प्रति लीटर, ये मात्रक आपको याद रखना है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। ठीक है, क्या याद रखोगे, देखो विलेय के मोलों की संख्या मतलब की मोल, और बटे में क्या विलयन का आयतन लीटर में, तो बटे में लीटर, तो मात्रक मोलरता का क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो इस टाइप से आपका मोलरता का मात्रक निकल आया, सिंपल सा है, आपसे मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर पे था, तो मात्रक आ गया मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग विलयन की सांद्रता को मोलरता के माध्यम से आपका मतलब निकाल सकते हैं, इस सूत्र से विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो आपने खुद देखा होगा, एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ा होगा, क्योंकि हमने कहा था ना भाई, कुछ भी रटना नहीं, ना परिभाषा रटनी, ना सवाल वो, ना आपको फॉर्मूला रटना, और आगे जो सवाल लगवाएंगे वो भी आपको एकदम आसान तरीके से बताएंगे, जिससे वो भी आपको कोई भी सवाल पेपर पे आता है आप किसी भी टाइप का सवाल लगा सकते हो। ठीक है, तो इतना सब कुछ पहले सब लोग समझ गए हो कि नहीं, एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है, मोलरता की परिभाषा पहले पढ़ी, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक याद रखना मोल प्रति लीटर होता है, सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर पे। मोलों की संख्या का सूत्र भार बटा अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, आयतन अगर लीटर में हो तो सेम फार्मूला रहेगा, अगर मिलीलीटर पे आयतन तो ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, अब अगर विलेय का भार W हो, अणुभार M हो तथा विलयन का आयतन V हो, तब फॉर्मूला यहाँ से आप इस टाइप से बना सकते हो, कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू V और ऊपर 1000। ठीक है, इस टाइप से आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि भैया मान लो आपने फॉर्मूला बता दिया, परिभाषा बता दी, मात्रक सब कुछ बता दिया, अब मान लो इस टाइप का कोई सवाल आता है मोलरता का निकालने का, तो हम उस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो अब भैया हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लगा देते हैं, जिससे हमारा मोलरता वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो अब भैया क्या करते हैं, इसी मोलरता से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लगा देते हैं, एक सवाल लगा लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा, इसके फॉर्मूले को कैसे हमें सवालों पे यूज करना ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल की क्लास जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, न्यूमेरिकल की क्लास हम आपको एक अलग से देंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा देंगे। लेकिन अभी जो मेन आपके मतलब जैसे टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, उसका एक एक सवाल लगाते जाओ, जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास देखो, मोलरता से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, पढ़ते क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है, मोलरता आपसे पूछ रहा है, आपको मोलरता का सूत्र पता है, आसानी से निकाल सकते हो। बस करना क्या है, किसी भी सवाल को हल करो, पहले क्या करो वो समझो। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको लिखना है, सॉल्व लिख लो इंग्लिश में, हल लिख लो हिंदी पे, कोई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हल लिख लो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी कोई सवाल हल करो, जो क्वेश्चन में दिया हो वो नोट करो, जो क्वेश्चन में निकालना हो वो नोट करो, एकदम आसानी से, चाहे जितना बड़ा सवाल हो आप हल कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या क्या दिया, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, हमें दिया है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। ठीक है, पोटेशियम मतलब K और क्लोराइड मतलब Cl, तो KCl होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको 1 लीटर जल में घोला गया, मतलब हमें क्या किया गया, 1 लीटर जल में घोला गया। तो मतलब जब आप 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, मान लो जल है आपके पास, जल है, ठीक है, जल में आपने पोटेशियम क्लोराइड KCl घोला,
तो 1 लीटर बन गया वो, मतलब कि आपका ये 1 लीटर क्या दिया है, आयतन दिया है। तो ये 1 लीटर क्या है, विलियन का आयतन आपको दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोलरता के लिए विलियन के आयतन की जरूरत पड़ती है। तो 1 लीटर जल में जब घोल दिया गया तो क्या बन गया, विलियन। और ये जो जल है ये क्या है, विलायक, क्योंकि आपका पोटेशियम क्लोराइड को जब जल में घोलोगे तभी तो विलियन बनेगा 1 लीटर, तो वही चीज तो है, 1 लीटर क्या हो गया, विलियन। आप पूछ रहा है विलियन की मोलरता ज्ञात करो, तो आप यहाँ पे जो ज्ञात करना है वो लिख दो, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो जैसे कभी कभी जैसे पेपर में सवाल हल करो, कभी कभी नहीं आ रहा होता है, तो स्टेप अगर अच्छे से लिखते जाते हो ना तो एग्जाम में उसके भी आपको नंबर दे देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या करो, पूरा पहले जो जो आपसे बता रहे पहले जो दिया वो नोट करो, जो निकालना वो नोट कर दो। विलियन की मोलरता निकालनी है, मोलरता निकालनी है तो उसे ऐसे लिख दो, बराबर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। मतलब ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें दिया था 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 1 लीटर विलियन का आयतन था और विलियन की मोलरता हमसे पूछ रहा है। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता एम का सूत्र अभी हमने बताया था, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वी और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। जहां ये कैपिटल एम क्या था, मोलरता थी, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, ये स्मॉल एम क्या था, विलेय का अणुभार था, और वी क्या था, आयतन था, ठीक है। इतना पता है ना। अब ये 1000 वाला गुणा तब होगा जब यहाँ पे आयतन वी का मान मिलीलीटर पे होगा। हमने बताया था जब मिलीलीटर में होगा तब 1000 का गुणा। यहाँ पे देख लो आयतन, सवाल पे आपको हमने कहा था आपको सवाल से पता चलेगा कौन सा फार्मूला लगाना है। सवाल में अगर आयतन 1 लीटर दिया है तो यहाँ पे वी की वैल्यू आपको लीटर में रखनी है और ऊपर 1000 का गुणा नहीं करना। तो सिंपल फॉर्मूला ये रहेगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वी, और आयतन लीटर में रहेगा, ठीक है। सिंपल से निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से। स्मॉल डब्ल्यू मतलब विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार। आपको कहा गया ना 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड और 1 लीटर विलियन, 1 लीटर जल में घोला गया तो 1 लीटर, लीटर में दिया हम समझ गए, लीटर में क्या चीज दी जाती है, आयतन, और ग्राम में दिया मतलब क्या दिया होगा, भार दिया होगा। तो ये 15 ग्राम क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का भार, और 1 लीटर विलियन का आयतन। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू यही है, भार में दिया, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का ही तो भार होता है, तो 15 ग्राम क्या हो जाएगा, विलेय का भार। अब बात आती अणुभार स्मॉल एम कैसे निकले, ठीक है। तो अणुभार कैसे निकले, तो इसके लिए देखो इस सवाल पे आगे दिया भी गया था, हमने यहाँ पे बताया नहीं आपको। देखो पोटेशियम का यहाँ पे आपको अणुभार दिया गया था, पोटेशियम का 39 दिया गया था और क्लोरीन का 35.5, ये आपको दिया भी गया था सवाल पे, इसी सवाल पे, ठीक है। तो हमने नोट भी नहीं किया था तो उसके लिए सॉरी, ये आपको याद रखना है और याद भी रखो, क्योंकि हमने अणुभार निकालने पे मेन के बता रखे थे। जैसे हाइड्रोजन का याद रखो 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इस टाइप से मेन के याद भी रखो, ठीक है। जैसे पोटेशियम आ गया, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखनी है। अब बात आती है अणुभार निकालने की, तो यहाँ से अणुभार निकाल लेते हैं, KCl का अणुभार, KCl का अणुभार। अणुभार हमने निकालना इसीलिए पहले वीडियो पे बता दिया था, हमने कहा ना बेसिक चीजें उसमें क्लियर करा दी है, वो वीडियो देखोगे तो अणुभार निकालना सीख जाओगे, ठीक है। अणुभार निकालने के लिए से जैसे KCl का निकालना है हमें, KCl का, तो KCl में K है और Cl, तो पहले K का अणुभार आपको दिया गया 39 रख दो, फिर जब Cl का लिखो उसके बीच में प्लस का यूज करो, 39 प्लस Cl का कितना है 35.5। अब इसे जोड़ दो, आपके पास अणुभार आ जाएगा। 5 और 9 मिला के 14 के 4, 1 हासिल, 3 3 6 1 7, 74.5 आ गया इसका अणुभार, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं किया, KCl का निकालने के लिए K का रखा 39 प्लस लगाया Cl का 35.5, 74.5, ठीक है। तो यहाँ से M कितना आ गया 74.5 इंटू V क्या है, आयतन, आयतन का है 1 लीटर, 1 रख दो, बस सिंपल सा, ठीक है। अब हल कर दो, यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया भाई, मोलरता यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू वी, तो स्मॉल डब्ल्यू क्या विलेय का भार 15 हो गया, अणुभार यहाँ से निकाल लो, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, 74.5, वी आयतन था, आयतन लीटर पे दिया था इसलिए हमने ऊपर 1000 का गुणा नहीं किया था और वी की वैल्यू 1 रख दी। हल कर लो, आपके पास आपका आंसर। तो m बराबर 15/74.5 गुणे 1 करोगे 74.5, ठीक है। अब हल करना है। अब जब दशमलव वाला आपको कहीं इस तरह से मिल जाएगा, जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो अगर यहाँ का आप दशमलव हटाना चाहो तो दशमलव हटा सकते हो, दशमलव हटा दोगे तो दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 अंक। जब दशमलव तब हटेगा जब ऊपर, अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा दो तो दशमलव हट जाएगा। क्या कहा हमने, अगर इस दशमलव को हटाना चाहते हो तो चेक करो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा दो और दशमलव हटा दो। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, दशमलव हट जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ से कितना आया 150
बटा 745। अब इसका सिंपल आपको भाग देना है। हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप लोग अगर चाहो तो इसका हम भाग दे भी सकते हैं। ऐसा में सोचना भाई ये भाग नहीं दे पाओगे क्या, देखो कोई दिक्कत नहीं यार, सिंपल क्या है 150 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ 10 की पावर 1 और गुणे 10 की पावर -1 कर लेते हैं। जब भाग देना हो तो इस ट्रिक का अपना लो, ठीक है। जैसे हम देख रहे थे 150 में 745 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो क्या करो, यहाँ पे 10 की पावर 1 कर लो, 10 की पावर -1 कर लो। क्यों, क्योंकि हमें एक जीरो अगर यहाँ पे आ जाएगा 1500 बन जाएगा तो हम भाग दे पाएंगे आराम से, ठीक है। तो इसलिए हमने 1500 बनाने के लिए यहाँ पे 10 की पावर 1 और 10 की पावर -1 कर लिया। अब ये जो 10 की पावर 1 है इसका 150 में गुणा 1500 बन गया, इंटू 10 की पावर -1 और बटे में क्या आ गया 745, ठीक है। भाग दे लो, ठीक है। 7 दूना 14, 2 बार जाएगा, 2 दशमलव करके कुछ आएगा, ठीक है। 7 दूना 14, देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी आपकी, वैल्यू जो आएगी हाँ 20 करके आएगी, ठीक है। 2.0 करके 03 ऐसे जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जाएगा और यहाँ पे 10 की पावर -1 रहेगा और 10 की पावर -1 तो दशमलव इधर लोगे तो m बराबर सीधी वैल्यू आ जाएगी 0.20, ठीक है। और मात्रक हमने मोलारता का बताया था, क्या होता है मोल प्रति लीटर, मात्रक मोल प्रति लीटर। तो यही आपके पास आपका आंसर भी हो जाएगा 0.20 मोल प्रति लीटर आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपके पास आपका आंसर भी हो जाएगा। देखो कुछ नहीं यार, देखो पूरा आपको सवालों पे क्या होता है, बस जो दिया हो वो नोट कर लो। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दिया था, विलेन का आयतन 1 लीटर दिया था, मोलारता पूछ रहा था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आसानी से सारी वैल्यू रखो। 15 ग्राम विले का भार था और आयतन V का मान दिया था 1 लीटर, अणु भार यहाँ से निकाला 74.5, हल कर लो, आपके पास आपकी मोलारता आ गई, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, अभी यहाँ पे तो हमने करके दिखा दिया, नहीं अगर इस सभी सवालों में दिखाने भी लगेंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से गुणा भाग आप कर सकते हो, आंसर इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, विलेनों की सांद्रता को कैसे ज्ञात करना था हमने बताया था, जिसमें पहला देखा मोलरता। अब इसके बाद बात करते हैं मोललता, फिर बात करते हैं मोलंस। आज के इस वीडियो पे मोलरता, मोललता और मोलंस देखेंगे। फिर अगले वीडियो जो आएगा, अगली क्लास आएगी, उसमें हम बात कर लेंगे विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये भी होता है सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, विलेन का आयतन प्रतिशत, ठीक है। इनके बारे में भी बात करेंगे। हमने पहले कहा था भैया तैयारी बेहतरीन होगी, बस आपको जुड़ना है चैनल से, तैयारी आपकी मस्त होगी, किसी भी कोचिंग कोई जरूरत नहीं, ऐसा पढ़ा देंगे ना कि आपका मस्त तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मस्त तरीके से इसे नोट कर लो। आप देखते हैं अगला टॉपिक मोललता, ठीक है। तो सिंपल तरीके से भैया हम लोगों ने मोलरता को तो समझ लिया, अब बात कर लेते हैं मोललता। जैसे मोलरता पे था वैसा ही सेम मोललता पे भी है, ठीक है। देखो मोलरता पे क्या था, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या की बात थी, लेकिन मोललता में इसमें विलियन के लीटर में नहीं, इसमें विलायक की बात होगी। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में कितने मोल विलेय घुला हुआ है, ये कौन बताएगा मोललता। तो परिभाषा बनेगी, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता बोला जाता है, ठीक है। पढ़ सकते हो, किस यहां से मोललता हेडिंग पड़ी, और मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी, उसे बोलते थे मोलारिटी, RITY था, इसमें LITY है, उसमें मोलारिटी था, इसमें मोलालिटी है। तो मोलालिटी या मोललता क्या होती है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और इसे जो है स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब किसी विलायक के, उसमें तक किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसमें किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला भी उसी तरह, उसमें था मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे में विलेन का आयतन लीटर में, इसमें क्या है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, इसमें भार की बात है, उसमें बस क्या था विलेन का आयतन बटे में था, इसमें विलायक का भार बटे में, बस सेम बात। उसमें लीटर की बात थी, इसमें किलोग्राम की बात है, ठीक है। मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगा सकते हो, मोललता बराबर अब क्या हो जाएगा, विलेय के मोल क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार, सेम उसी तरह जैसे उसमें फॉर्मूला बनाया था। फिर इसके बाद इस टाइप से बना सकते हो, जैसे उसमें था विलियन का आयतन अगर सवाल पे लीटर में दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिलीलीटर पे दिया तो ऊपर 1000 का गुणा, वैसा सेम इसमें अगर आपका किलोग्राम में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर सवाल में ग्राम में वैल्यू दी है तो यहाँ पे ग्राम में रख के ऊपर 1000 का गुणा, सेम उसी तरह, कुछ अलग तो नहीं है। उसमें लीटर और मिलीलीटर की बात थी, अगर लीटर में है तो फॉर्मूले में 1000 का गुणा नहीं करना, मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 का गुणा होगा। वैसे इस पे किलोग्राम में तो 1000 का गुणा नहीं करना, अगर ग्राम में रखोगे तो ऊपर 1000 का गुणा करना, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे लिख दिया हमने, माना विलेय का भार W, विलेय का अणुभार स्मॉल m,
तथा विलायक का भार जो हो W हो। उसमें तो क्या था, विलयन के आयतन को कैपिटल V माना था। इसमें देखो विलय का भार स्मॉल w, विलय का भार स्मॉल m तथा विलायक का भार कैपिटल W हो, तब यहाँ से मोललता का सूत्र आ जाएगा। विलय का भार क्या है, स्मॉल w बटा विलय का भार स्मॉल m इंटू 1000 बटे विलायक का भार कैपिटल W। ये फॉर्मूला बनेगा। मात्रक यहाँ से समझ लो, मात्रक क्या जाएगा, देखो वहां पे था ऊपर मोल था, बटे में आयतन था लीटर में, तो मोल प्रति लीटर था, लेकिन यहाँ पे मोल बटे किलोग्राम है, तो मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होगा। ठीक है, इस टाइप से आप मोललता को समझ सकते हो। दोनों एक ही जैसे है, मोललता पे विलयन के आयतन की बात है, इसमें विलायक के भार की बात है किलोग्राम में। ठीक है, और बाकी सब सेम। ठीक है, तो जैसे मोललता पे था वैसे मोललता पे। अब इससे बेस एक सवाल लगा लेते हैं जिससे हमें ये भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो इधर साइड का इरेज करके एक क्वेश्चन इसका भी लगा ले, इससे हमें ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब इससे बेस एक सवाल लगा लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH खुला है। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि विलयन की मोललता की गणना करो जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH खुला है। वैसे ही करना है। ठीक है, तो सिंपल से करते हैं, इसे भी यहाँ पे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया हमने कहा पहले वो नोट करो। आपको दिया है 440 ग्राम विलायक, मतलब विलायक का भार दिया है, विलायक का भार आपको दिया गया है 440 ग्राम। ठीक है, विलायक का भार कितना दिया गया है, 440 ग्राम। ठीक है, इस टाइप से कहा गया ना 440 ग्राम विलायक, मतलब ये क्या है, ग्राम में है तो भार ही तो दिया है, तो विलायक का भार 440 ग्राम। फिर कह रहा है 20 ग्राम NaOH में खुला है, मतलब NaOH का भार आपको दिया है, NaOH का भार आपको दिया है 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम हिंदी पे लिखो, इंग्लिश पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 20 ग्राम दिया। अब कह रहा है विलयन की मोललता की गणना करो। हमें निकालना क्या है, सवाल पे मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोललता। अब बात ये आती भैया मोललता कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो मोललता का सूत्र पता तो यार, मोललता बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m इंटू 1000 बटा कैपिटल W, पता है ना, तो लगाओ ना। ठीक है, स्मॉल m बराबर वो सॉरी मोललता बराबर सूत्र, मोललता बराबर, देखो हमने यहाँ पे मोललता को स्मॉल m से बताया प्रदर्शित करने को, लेकिन स्मॉल m यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता विलायक ये जो अणु भार है इसे भी स्मॉल m से दिखा रहा है, इसमें भी इसे भी स्मॉल m से दिखा रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन होना, इसलिए डायरेक्ट मोललता बराबर याद रखो। ठीक है, मोललता बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब बताओ 1000 का गुणा किया जाए कि ना किया जाए, तो देख लो विलायक का भार क्या है, ग्राम में, अगर ग्राम में होगा तो 1000 का गुणा होगा, और अगर किलोग्राम में होगा तो गुणा नहीं होगा। यहाँ पे हमें ग्राम में दिया विलायक का भार, ये गया 440 ग्राम, ग्राम में दिया इसलिए ऊपर 1000 का गुणा होगा। ठीक है, ये चीज आ गया। तो हमें यहाँ पर से स्मॉल w क्या, विलय का भार, विलय इसमें बताओ कौन है। अब जब अगर ये विलायक है तो बाकी जो बचा वो विलय ही तो होगा। ये अगर विलायक है 440 तो ये तो विलय होगा ना, तो यही तो विलय है NaOH, यही आपका क्या विलय। तो विलय का भार हमें पता है स्मॉल w की वैल्यू 20 ग्राम। ठीक है, स्मॉल m क्या, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार हमें नहीं पता। कैपिटल W क्या, विलायक का भार 440, विलायक का भार भी पता है। निकालना क्या, अणुभार, तो पहले अणुभार निकाल लो। ठीक है, पहले यहाँ पे साइड पे कहीं पे अणुभार निकाल लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम निकाल ले। ठीक है, NaOH का अणुभार। अब बात आएगी भैया NaOH का अणुभार निकलेगा कैसे। देखो हमने बताया ना, जैसे उस सवाल पे, तो सवाल पे दिया था पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, लेकिन सब जगह नहीं दिया जाएगा, इस सवाल पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, हमने बताया ना मेन चीज का याद रखो, सोडियम का याद रखो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है। जब आप सवाल लगाने लगोगे सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें हमने सब सिखाया अणुभार ट्रिक से निकालना पूरा मस्त तरीके से। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। देखो NaOH के निकालना, सोडियम का आपको पता होना चाहिए, सोडियम का होता है 23 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 लिख दो, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 लिख दो, 23 16 और 1 जोड़ दोगे आ जाएगा 40। ये निकल गया NaOH का अणुभार। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो मोललता को निकाल लेते हैं, स्मॉल w विलय का भार 20 ग्राम बटे स्मॉल m विलय का अणुभार 40 इंटू कैपिटल W विलायक का भार 440 ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, बस ये याद रखो, स्मॉल w जो है विलय का भार है, स्मॉल m जो है विलय का अणुभार है, कैपिटल W जो है विलायक का भार है। ये सारी वैल्यू याद रखो। ठीक है, यहाँ से इसे काट देते हैं, देखो 20 से काटोगे 20 दूना 40। ठीक है, 20 दूना 40 आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर इस जीरो, देखो इसे हल करने के लिए 1000 ये आ गया। ठीक है, और बटे में 44 दूना 88 और जीरो ये रहा 880। ठीक है, सिंपल से देखो 1000 ये आया और 44 दूना 88 जीरो ये आया, बस इसे हल करना है। इसमें जीरो से जीरो काट दो, बच क्या जाएगा 100/88। अब कुछ नहीं करना, 100/88 का भाग लगा दो। ठीक है, 100/88 का भाग लगा दो। देखो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे 1.13 आएगा। ठीक है, जब आप इसे हल करोगे
तो मोललता 1.13 आ जाएगी। मोललता क्या आ जाएगी? 1.13 आ जाएगी। ठीक है, मोललता क्या आ जाएगी? 1.13। और मोललता का मात्रक हमने बताया क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि विलेय का भार क्या था? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, तो मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पर से क्या हो जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो देख सकते हो सवाल कैसे लगाए जाते हैं, पूरा हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं, टाइम चाहे लग जाए लेकिन आप यहीं से सवाल लगाना भी सीख जाओ। ठीक है, तो इस टाइप से मोललता की परिभाषा, उसके फॉर्मूले। ठीक है, देखो हमने कहा था इनके नोट्स बनाते हुए चलना। पहला जो चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसमें जो बेसिक पढ़ाया, देखो पढ़ना है भाई तो एकदम सीरियल वाइज पढ़ो जिससे आपको मजा आएगी। ठीक है, अब एक वीडियो देखोगे उसमें फिर उधर का आपको समझ में नहीं आया तो फिर मजा नहीं आएगी। तो आप सीरियल से पढ़ो, पहला वीडियो देखना पहले, फिर उसमें जो पढ़ाया उसको पहले कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, समझ लेना उसको। फिर दूसरी क्लास आई, इसके सारे जितना पढ़ाया उसको नोट्स कर लो। फिर अगली क्लास आएगी, इसी टाइप से मस्त तरीके से आपको जितने चैप्टर पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। फिजिक्स की भी तैयारी चल रही, फिजिक्स भी पूरी कराएंगे। ठीक है, इससे पहले आप चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे प्लेलिस्ट देखना, वहां पे फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री भी मिल जाएगी, मस्त तरीके से तैयारी हो रही। ठीक है, और अगर प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत तो कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मोललता भी समझ चुके हो, आप इसे भी नोट कर लो। अब बात करते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं अगला टॉपिक जो है मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, ये क्या है? मतलब तीसरा नंबर जो था, पहला मोलरता बताया था विलयनों की सांद्रता को, मतलब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, फिर मोललता देखा, मोल प्रभाज। फिर इसके बाद और भी, चूंकि अगले वीडियो पे बात करेंगे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत, इनके बारे में बाद में। ठीक है, तो समझ लेते हैं मोल प्रभाज। देखो इसे मोल प्रभाज भी बोला जाता है, या आप इसे मोल अंश भी बोल सकते हो, और इंग्लिश में बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हो? मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो। ठीक है, क्या होता है ये परिभाषा समझते हैं आसानी से। ठीक है, कहा गया विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहा गया समझो ध्यान से। विलयन में उपस्थित एक घटक या अवयव, अब बात आती भैया ये घटक और अवयव कौन है? तो देखो आपको इतना तो पता था कि विलयन में मान लो कोई विलयन है, कोई भी विलयन है, चीनी या पानी का विलयन या कोई भी विलयन है, मान लो कोई विलयन है, तो आपको इतना तो पता है कि विलयन में कौन कौन से अवयव होते हैं? दो होते हैं, पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। यही दो चीज तो होता है विलयन में। तो यही क्या है? घटक या अवयव। विलयन के ये क्या है? घटक या अवयव है। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मतलब कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के अगर मोलों की संख्या, मतलब मोल प्रभाज आपको निकालना है, तो सबसे पहले उसको, उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी घटक, जितने भी घटक हो उनके मोलों की संख्या का अनुपात लगा दो, वही हो जाएगा मोल प्रभाज। देखो जैसे समझते हैं, यहां से मान लेते हैं कि माना विलयन में दो घटक, माना विलयन में दो घटक मान लेते विलयन में दो घटक है, पहला विलेय और दूसरा विलायक। घटक पहला विलेय है जिसे हम लोग ए से दर्शा देते हैं, तथा विलायक बी है, विलायक को बी मान लेते हैं। ठीक है, माना विलयन में दो घटक विलेय ए तथा विलायक बी है। ठीक है, अब अगर आपको विलेय का मूल प्रभाज निकालना है, मान लो आपको निकालना है विलेय का मूल प्रभाज या मोलंश, बात देखिए विलेय का मूल प्रभाज आपको निकालना है। अब बात यह है कि भैया इस परिभाषा के अनुसार हम कैसे विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज अगर निकालना है तो कहा गया किसी का भी मोल प्रभाज निकालना है तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज बोला जाएगा। मतलब अगर विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो सबसे पहले जिसका पूछ रहा है उसके मोलों की संख्या, मतलब उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात। मतलब विलेय का अगर पूछ रहा है तो पहले विलेय का मोलों की संख्या, मतलब विलेय के मोल यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो? विलेय के मोल। ठीक है, और फिर बटे में क्या लिख दोगे? यहाँ पे अनुपात कह रहा है इसलिए बटे में क्या लिख दोगे? सभी घटकों के मोलों की संख्या। तो विलयन में कितने घटक हमने माना विलयन में दो घटक है, विलेय और विलायक, दो घटक है, तो सभी घटक में कौन कौन आ रहा है? विलेय और विलायक, तो दोनों की मोलों की संख्या को जोड़ दो। यहाँ पे लिख दो विलेय के मोल, विलेय के मोल। ठीक है, विलेय के मोल प्लस किसके हो जाएंगे? विलायक के, जोड़ देना इनको। ठीक है, प्लस विलायक के मोल, तो ये हो जाएगा मोल प्रभाज निकालने का सूत्र। ठीक है,
समझ लो ध्यान से, कुछ नहीं है। अगर विलेय का मूल प्रभार निकालना है तो परिभाषा ये कहती है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, मतलब जैसे विलेय का मूल प्रभार निकालना है तो पहले विलेय के मोलों की संख्या उस घटक अर्थात विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित सभी घटक कौन कौन से, विलेय और विलायक, उनके मोलों की संख्या का जोड़। ठीक है, इसे बोलेंगे विलेय का मूल प्रभाज। इसी टाइप से अगर विलायक का मूल प्रभाज निकालना हो, विलायक का मूल प्रभाज अगर निकालना हो मूल प्रभाज, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा विलायक के मूल प्रभाज का। विलायक का निकालना है तो सबसे पहले देखो जिसका निकालना हो उसके मोलों की संख्या को ऊपर रख दो, विलायक के मूल और अपॉन में क्या हो जाएगा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, सभी घटक विलेय और विलायक, तो विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, ये हो जाएगा विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। ठीक है, तो इस टाइप से आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि मूल प्रभाज क्या है। ठीक है, पहले परिभाषा आप समझो, क्या बताया गया था, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या। घटक और अवयव का मतलब यही है जितने अवयव होते हैं विलयन में, विलेय और विलायक। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के योग को बोल सकते हो, संख्या के योग के अनुपात को। ठीक है, यहाँ पे लिख लो मोलों की संख्या के योग, संख्या के योग के अनुपात को, योग का मतलब हो जाएगा जोड़, के योग के अनुपात को, क्योंकि हम लोग सभी के मोलों की संख्या का जोड़ रहे हैं ना इनको, देखो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल प्लस किया ना, तो इसलिए योग के अनुपात को। अब परिभाषा बनी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। अगर मान लो विलयन में दो घटक विलेय ए तथा विलायक बी हैं, तब विलेय का मूल प्रभाज विलेय के मूल बटे में विलयन में उपस्थित सभी घटक कौन कौन, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, जिसका निकालना होगा उसके मोलों के ऊपर रखना है। जैसे विलायक के मूल निकालना मतलब विलायक का मूल प्रभाज निकालना हो तो विलायक के मूल बटे में विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, इस टाइप से जिसका मूल प्रभाज निकालने के बाद क्या उसके मोलों को ऊपर रखो बटे में विलयन में उपस्थित सभी घटकों के। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो अगर विलेय के मूल प्रभाज को हम लोग एक्स से, देखो मूल प्रभाज को एक्स से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, एक्स से। ठीक है, और विलेय को हमने माना क्या था, विलेय को ए माना और विलायक को बी, तो इसे लिख सकते हो एक्स ए लिख सकते हो। और अगर मोलों की संख्या को हम लोग एन से मान ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ए और बटे में विलेय, यहाँ पे भी विलेय के मूल है तो एन ए प्लस एन बी, यहां से फॉर्मूला आएगा ये एक्स ए बराबर एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। अब इसमें समझ लो क्या चीज क्या है, लिख सकते हो जहां एक्स ए विलेय का मूल प्रभाज, एन ए क्या है, विलेय के मूल है, एन ए क्या है, विलेय के मूल है, और एन बी क्या है, एन बी को हमने लिखा है विलायक के मूल। ठीक है, विलायक के मूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, देख लो इसको हमने मान लिया एक्स ए विलायक का विलेय का मूल प्रभाज मान लिया एक्स ए है और विलेय के मूल मान लिया एन ए है, क्योंकि ए से हमने डिनोट किया था विलेय वाले को, तो एन हो गया मोलों की संख्या और विलेय के लिए एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी, तो ये फॉर्मूला बना एक्स ए बराबर एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसके बाद इसका भी वैसे बना सकते हो, जैसे विलायक का मूल प्रभाज मान लो एक्स से, एक्स विलायक को किससे लिखा गया था, बी से, तो एक्स बी बराबर विलायक के मूल हमने क्या माने एन बी, और अपॉन में विलेय के मूल क्या है एन ए प्लस विलायक के मूल क्या है एन बी, तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया एक्स बी बराबर एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला बन गया, यहां से लिख देना जहां एक्स बी विलायक का मूल प्रभाज, जहां एक्स बी विलायक का मूल प्रभाज, एक्स बी क्या चीज है, विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, तो मूल प्रभाज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यही होता है, इसी टाइप से हम लोग मूल प्रभाज को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग मूल प्रभाज को निकाल सकते हैं। एक बार अच्छे से समझ लो, सिंपल सी परिभाषा थी कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को हम लोग मूल प्रभाज कहते हैं। यदि दो घटक ए और बी हो, मतलब विलेय और विलायक हो, तब विलेय का मूल प्रभाज विलेय के मूल बटे में विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, मतलब अगर विलेय के मूल को विलेय के मूल प्रभाज को अगर हम लोग एक्स से माने और विलेय के मूल को एन ए और विलायक के मूल को एन बी माने तो एक्स से बराबर एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। इसी टाइप से अगर विलायक का मूल प्रभाज
का सूत्र निकालना हो तो जिसका मोल प्रभाज निकालना हो सबसे पहले उसके मोल ऊपर रखो और बट्टे में विलयन के कुल मोल। तो जैसे विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोल बट्टे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। यहाँ से विलायक का मोल प्रभाज XB तो यहाँ से विलायक के मोल NB बटे में Na प्लस NB। तो इस टाइप से इसका फॉर्मूला बना, इस टाइप से इसका। अभी सवाल लगवाएंगे, ठीक है, टेंशन न लो, सवाल भी लगवाएंगे। यहाँ से एक चीज और देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा और समझ लो, ठीक है। अगर हम लोग इस वाले को मान ले समीकरण नंबर 1 और इस वाले को मान ले समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, और क्या करें समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे 1 व 2 को क्या करते हैं, जोड़ दे। समीकरण 1 व 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो समीकरण 1 में इधर साइड क्या x है और समीकरण 2 में इधर साइड क्या xb। तो इधर वालों को पहले जोड़ दो तो क्या हो जाएगा xa प्लस xb, फिर बराबर का चिन्ह है दोनों में, बराबर का चिन्ह लगा लो। अब इधर वाले पक्षों को जोड़ दो, इधर है na बटे में na प्लस nb, इधर है nb बटे में na प्लस nb, इधर है na बटे में na प्लस nb और प्लस का इधर क्या nb बटे में na प्लस nb। ये चीज है हमारे पास, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ से xa प्लस xb बराबर na बटे में na प्लस nb प्लस का nb बटे में na प्लस nb, इतनी चीज आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब इसे जोड़ लेते हैं, यहाँ पे बचा xa प्लस xb बराबर, अब अगर इनमें दोनों में एलसीएम ले तो एलसीएम किसका होता है, नीचे वालों का, इनका एलसीएम हो जाएगा। और जब आपको पता है जब दोनों में हर समान है, जैसे इसमें भी na प्लस nb हर है, इसमें भी na प्लस nb हर है, तो जब एलसीएम लेने में हर समान होते हैं तो ऊपर वाले भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हर यहाँ पे समान, इसलिए एलसीएम यही आ जाएगा na प्लस nb। एलसीएम लेना सबको आता है, na प्लस nb, ठीक है, और ऊपर ये na प्लस nb जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ गए, क्योंकि हमने बताया ना जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, इस टाइप से na प्लस nb जुड़ गए, ठीक है। हर समान थे, दोनों का एलसीएम आया na प्लस nb, ठीक है, ऊपर क्या बच गया na प्लस nb। अब ये दोनों समान हो गए तो na प्लस nb कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा xa प्लस xb बराबर 1, xa प्लस xb बराबर 1 मिल गया, ठीक है, xa प्लस xb बराबर 1 मिल गया। यहां से आप एक बात बोल सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे एक बात बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जैसे xa प्लस xb का योग क्या आया, 1 आया, मतलब अतः विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनके मूल प्रभाज या मूल अंशों का योग जो होता है वो 1 होता है। यहां से लिख सकते हो अतः विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंशों का योग 1 होता है। अवयवों के मूल अंशों का योग, मूल अंशों या मूल प्रभाजों का योग 1 होता है, ठीक है, मूल अंशों का योग 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस टाइप से आप बता सकते हो कि अतः विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंशों का योग क्या होता है, 1। क्योंकि आपने देखा इसमें पहले विलयन में कितने उपस्थित थे, xa और xb उपस्थित थे, मतलब विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज, दोनों को जोड़ा तो हमें इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिला, यहाँ से 1 वैल्यू आ गई। तो अतः हम बता सकते हैं कि विलयन में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं उनके मूल प्रभाजों को अगर जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, अगर चाहो, अगर आपको xa निकालना पड़ जाए तो यहाँ से बना सकते हो, xb को उधर भेज दो तो 1 माइनस xb, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, x बराबर 1 माइनस xb, और xb अगर निकालना चाहो तो xb का एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस xa। ये दो फॉर्मूले इसलिए बनवाए जा रहे हैं, मान लो आपको किसी सवाल पे xa पता चल जाए और xb निकालना पड़े तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, xa बराबर 1 माइनस xb से, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल चुका है xa प्लस xb बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद सवाल लगवाते तब इनका मतलब आपको आगे पता चल जाएगा। बस इतनी बातें याद रखना जितना हमने बताया। जब दोनों समीकरणों को जोड़ने पे ये मिला xa प्लस xb बराबर 1, हमने बता दिया विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूलों की संख्या का योग 1 होता है, ठीक है। मूल अंशों की, मूल अंश या मूल प्रभाज बात एक ही है, मूल अंश या मूल प्रभाज बात एक ही है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग समझ चुके हो आपका कि मतलब मूल अंश या मूल प्रभाज क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको भी नोट कर लो। आप इसका एक सवाल लगा ले जिससे हमें ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए, नोट करो, ठीक है। आप देखते हैं इसका एक सवाल जिससे हमें इस टॉपिक एकदम मस्त हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। मतलब 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जब अभी हमने पढ़ाया था उसमें बताया था कि मानव विलयन में 2 घटक है, विलेय और विलायक, लेकिन इस बार विलयन में कौन कौन से घटक हैं, जल और एथिल अल्कोहल। उसमें विलेय विलायक था, इसमें जल एथिल अल्कोहल है, उसी तरह से निकल जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं क्वेश्चन को।
क्या क्या दिया पहले नोट कर लो, ठीक है। जब भी मूल प्रभार निकालो सबसे पहले जो दियो नोट करो, 72 ग्राम जल। जल का सूत्र पता होना चाहिए, जल का सूत्र पता होना चाहिए। जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है, क्योंकि अणुभार निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मोल प्रभाज निकालने के लिए सबके मोलों की संख्या लिखे जाती है और मोलों की संख्या के लिए भार बट्टा अणुभार लगा के अणुभार निकालना पड़ता है। तो आप यहाँ से एक बार डायरेक्ट अणुभार भी निकाल लो, ठीक है। H2O का अणुभार निकाल लेते लागा में, ठीक है। H2O का अणुभार, H2O के अणुभार के लिए आपको हाइड्रोजन का अणुभार पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 प्लस 2 मिला के 18। तो H2O का अणुभार कितना है 18। अब इसके बाद 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, सूत्र पता होना चाहिए। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, जल का सूत्र H2O, ठीक है। तो 92 ग्राम एथिल अल्कोहल था, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। अब यहीं से इसका भी अणुभार निकाल लो, C2H5OH का अणुभार, OH का अणुभार, ठीक है। अणुभार निकाल लेते। कार्बन का हमने बताया था 12 होता है, 12 लिखो, कितने हैं 2, तो 12 गुणे 2, प्लस लगाओ हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन 5, तो 1 गुणे 5, प्लस लगाओ ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन फिर से आ गया 1, जोड़ दो 12 दूनी 24, प्लस 1 गुणे 5 5, प्लस 16 प्लस 1 मिला के 24 16 40 46, 46 अणुभार आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना अणुभार आ गया 46। अब क्या करना है, अब हमसे क्वेश्चन क्या रहा है कि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। मतलब हमें जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है, जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। अगर जल के मोल प्रभाज को हम देखो x से मोल प्रभाज को दिखाया गया था, अगर जल को हम लोग यहाँ पे H2O सीधा सीधा लिख दे तो हमें x H2O ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, उसके लिए क्या हो जाएगा x, एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख दो C2H5OH, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया क्या, जो हमें दिया था वो नोट किया, जो हमें निकालना था वो नोट किया। हमें दिया था 72 ग्राम जल, जल का सूत्र H2O, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र है C2H5OH। 72 ग्राम जल था तो सबसे पहले जल का अणुभार निकाल लो, क्योंकि मोल प्रभाज के लिए मोलों की संख्या निकालना पड़ता है। तो जल का अणुभार निकाला तो 18 आ गया, एथिल अल्कोहल का अणुभार निकाला 46 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण में जो जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण बना, इसके मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। मतलब जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है, उसे XH2O मान लिया, एथिल अल्कोहल का भी ज्ञात करना है तो उसे XC2H5OH मान लिया। उसमें X A और X भी माना था, वही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A B मानो, चाहे तो इसको जल को A मान लो, एथिल अल्कोहल को भी मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इनको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के अलग अलग मोलों की संख्या निकाल लो, क्योंकि आपको पता है मोल प्रभाज में एथिल अल्कोहल और जल है, अगर जैसे उसमें विलय विलायक था तो विलय के मोल बटे में विलय के मोल प्लस विलायक के मोल करते थे, तो पहले मोल निकाल लो जिससे मोल प्रभाज निकालने में आसानी हो। तो यहां से करते गए, सबसे पहले जल के मोल निकाल लेते हैं, H2O के मोल। अगर H2O के मोल निकालोगे तो सूत्र लगेगा H2O का भार अपॉन में H2O का अणुभार, ठीक है, ये सूत्र लग जाएगा। यहां से हम लोग H2O के मोल निकाल सकते हैं, H2O का भार बटे H2O के अणुभार से। H2O का भार कितना 72 लिख देंगे, बटे में H2O का अणुभार कितना 18 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 18 से काटो, 18 चौको 72, 4 मोल आ चुके हैं हमारे पास, 4 मोल आ चुके हैं H2O के। अब हमें निकालने C2H5OH के मोल, C2H5OH के मोल वो कितने आ जाएंगे, C2H5OH के मोल का सूत्र लगेगा C2H5OH का भार, OH का भार बटे C2H5OH का अणुभार, OH का अणुभार, ठीक है, इस टाइप से। यहां से भार C2H5OH का 92, अणुभार है 46, तो 92 बटा 46, 46 से काट दो, 46 दूना 92, तो 2 मोल आ जाएगा। कितना आ गया 2 मोल। तो हमें जल के भी मोल मिल गया, कितने 4 मोल, एथिल अल्कोहल के मोल मिल गए 2 मोल। अब हमें निकालना क्या है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकाल लो, ठीक है, पहले जल का निकाल लो, जल का फिर एथिल अल्कोहल का। तो लिखते हैं यहां से जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, जल के मोल प्रभाज को हमने लिखा XH2O बराबर, हमने कहा था जिसका भी मोल प्रभाज निकालना सबसे पहले उसके मोल बटे में विलयन के कुल मोल, यही बताया था। तो अगर जल का मोल प्रभाज निकालना है तो सूत्र क्या होगा, जल के मोल, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, जल के मोल बटे में विलयन के कुल मोल। विलयन में कौन कौन है, जल और एथिल अल्कोहल, तो जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, जल के मोल
प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोल ये इस टाइप से फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। जल का मोल प्रभार निकालना तो जल के मोल बट्टे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, उसमें जैसे था विलेय का मोल प्रभार निकालना तो विलेय के मोल बट्टे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है, उस टाइप से। अब यहाँ से XH2 हम लोग निकाल लेते हैं। XH2 बराबर जल के मोल हमने निकाल ही लिया है, जल के मोल कितने हैं 4, एथिल अल्कोहल के कितने हैं 2, बस रख दो वैल्यू, जल क्या है 4 बटे में फिर से जल के फिर से 4 रखो प्लस एथिल अल्कोहल के 2, हल कर लो। XH2 बराबर 4/6, ठीक है, 4/6, 2/3 आ गया हल करने पे। XH2 कितना आ गया 2/3, तो हमें जल का मोल प्रभाज कितना मिला 2/3 मिल गया, ठीक है। चाहो तो भाग दे लो या ऐसे ही लिखे रहना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल का मोल प्रभाज 2/3। अब क्या निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो एक तो तरीका है कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इसी तरह से निकाल लो, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर एथिल अल्कोहल के मोल बट्टे में जल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, क्योंकि जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है जैसे एथिल अल्कोहल का निकालना है XC2H5OH, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके C2H5OH के मोल ऊपर रखेंगे, तो उसे मोल को N से डिनोट करते हैं, तो C2H5OH NC2H5OH बटे में NH2O प्लस NC2H5OH, इस टाइप से कर सकते हो। मतलब एथिल अल्कोहल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, इस टाइप से सूत्र लगा सकते हो। या दूसरा जो वहां पे फॉर्मूला निकाला था XA प्लस XB बराबर 1, जब दो अवयव थे A और B तो XA प्लस XB बनाया था, यहाँ पे दो अवयव है जल और एथिल अल्कोहल, तो यहाँ से सूत्र क्या बन जाएगा XH2O प्लस XC2H5OH बराबर 1, ठीक है, इसमें सूत्र ये बन जाएगा, ठीक है। XH2O प्लस XC2H5OH बराबर 1, हमें निकालना है क्या XC2H5OH, तो यहाँ से XC2H5OH निकालना है, तो इसको यहीं पे रखेंगे 1, यहाँ पे 1, ये प्लस में उधर आएगा माइनस में XH2O, बस यही से सिंपल से निकाल लो। XC2H5OH बराबर 1 माइनस XH2O की जगह 2/3, हल कर लो, आपके पास आपका आंसर। यहाँ से बटे में एक मान लो कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो, XC2H5OH बराबर 3 एलसीएम आएगा, यहाँ से 1 का भाग 3 पे 3 का गुणा 1 पे 3 माइनस 2, यहाँ से निकाल लो XC2H5OH जो आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1/3 वैल्यू आ गई, ठीक है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ये है जल का मोल प्रभाज, ये है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से निकाला जा सकता है आसानी से। आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज का सूत्र, जैसे बताया ना एथिल अल्कोहल के मोल बट्टे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, या आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो XH2O प्लस XC2H5OH बराबर 1, जैसे XA प्लस XB बराबर 1, ठीक है, तो इस टाइप से निकाला जाता है मोल प्रभाज। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। सिंपल, पहले भार दिया था तो अणुभार हमने अपने मन से निकाला, फिर हमें मोल प्रभाज कह रहा था, क्योंकि अणुभार इसलिए निकाला क्योंकि हमें मोल चाहिए थे, ठीक है, मोल दोनों के अलग अलग निकाले, मोल प्रभाज का सूत्र लगाओ, आपके पास आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज को आज हमने समझा। देखो न्यूमेरिकल इसमें इसलिए लगवा दिए जिससे आप तुरंत फॉर्मूले तैयार करो, तुरंत परिभाषा तैयार करो, तुरंत सवाल लगा लो, जिससे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वीडियो भले बड़ा बना हो लेकिन जिसने भी देखा उसको तैयार हो गया होगा, ठीक है। आप देखो इस चैप्टर, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, इसके बाद भी आपको एक न्यूमेरिकल की क्लास देंगे जिसमें सभी टाइप के न्यूमेरिकल आपको लगवाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। इस वीडियो पे मोलरता, मोललता, मोलंश देखा, अगले वीडियो पे बात करेंगे विलियम का द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इन सब के बारे में, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ने वाले, पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ रहा है, जिससे आपकी तैयारी मस्त हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। और एक काम जरूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर कर दिए को, सारे ग्रुप पे, सारे व्हाट्सएप पे, जिससे वो लोग भी जुड़ सके और वो लोग भी तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो और प्रैक्टिस कर लेना।